हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों को फिर से एक बार ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है, वेलकम है। आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का 1500 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड के जो भी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सारे एग्ज़ामों में जो है इन सारे क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो इस सीरीज में लगभग 1500 प्लस समान विज्ञान के क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, जो कि एक सप्ते के अंदर में कोशिश रहेगा कि एक वीक के अंदर में आप लोगों को कंप्लीट करवा दूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक सप्ताह के अंदर में जो है 1500 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समान विज्ञान का मैं करवा दूंगा। तो अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सारे के सारे जो है सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको ये सेशन काफ़ी यूजफुल और मज़ेदार लगेगा। इस वीडियो को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों को भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है? कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की। देखिए इसमें क्या होगा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं करवाऊँगा। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं आप लोगों को करवाने का काम करूँगा। तो क्वेश्चन होगा, उसका आंसर होगा। ठीक है, ये एमसीक्यू टाइप नहीं है, आप इसको कर सकते हैं वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की। नेक्स्ट है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है, खराब होता है? तो लीवर। जब आप शराब का सेवन अधिक करेंगे तो लीवर जो होता है डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो स्प्लीन करता है, तीली जिसे कहा जाता है। शरीर में जो है ब्लड बैंक का काम कौन करता है? ब्लड बैंक का जो काम करता है शरीर में वो करता है स्प्लीन, जिसे हिंदी में तीली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? क्वांटासोम कहलाती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? क्वांटासोम कहलाती है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे स्टेट का कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे के एग्ज़ाम हो। तो तमाम तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें से ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए, उन्हीं को जो है एक बेहतरीन तरीके से समावेशी कर करके ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर के बीमारियों से बचाना। शरीर में रक्त की जो सफ़ेद कोशिकाएं होती है उसका मेन काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, शरीर को बीमारियों से बचाना, रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? प्रकोष्ठ का मतलब होता है चैम्बर। तो मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। याद रखिए, मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। और अगर यहीं पे ह्यूमन का पूछता है, ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो ह्यूमन के हार्ट में जो है 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? किडनी, जिसे वृक्क कहा जाता है। जैसे ह्यूमन का जो शरीर होता है, ह्यूमन के शरीर में जो ब्लड होता है, तो ब्लड में बहुत सारे जो होते हैं अवांछनीय पदार्थ होते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, उसको छानने का कौन काम करता है? किडनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? उत्तर, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
डायनमो का क्या कार्य है? तो डायनमो का जो काम है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। डायनमो का क्या काम है? ये जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो याद रखिएगा, डायनमो का जो मुख्य काम है ये यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो रेडियम। नेक्स्ट है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने के कारण क्या होता है? गिरगिट की त्वचा में ऐसा क्या होता है जो रंग बदलने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर क्या है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। तो याद रखिएगा, मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिका पाई जाती है जिसकी वजह से गिरगिट अपना रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज। ठीक है, याद रखिएगा, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। अगला प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय जिसे एनुअल रिंग कहा जाता है क्यों नहीं होता है? तो इसका उत्तर क्या है? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। यहाँ की जो है क्लाइमेट में क्लियरली भिन्नता नहीं होती है, अलग नहीं होती है, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे उगने वाले जो वृक्ष होते हैं उसमें वार्षिक वलय जिसे एनुअल रिंग कहा जाता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, डोलोमाइट जिसका केमिकल फार्मूला क्या है? CaCO3 किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर को इम्यून सिस्टम बढ़ाने में उत्तरदायी होता है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में विटामिन सी काफ़ी हेल्पफुल होता है और खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे साउंड की इंटेंसिटी मापी जाती है। साउंड की इंटेंसिटी मापी जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उस डिवाइस का नाम बताइए जिससे ध्वनि की तीव्रता यानी साउंड इंटेंसिटी मापी जाती है, तो ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा। दूध जो है खट्टा होता है वो किसके द्वारा हो जाता है? वो जीवाणु के द्वारा हो जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है, तो उसमें प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैगनी रंग ज़्यादा विचलित होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा डेविएट होने वाला सबसे अधिक रंग कौन सा है? तो बैगनी है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक जिसे रेफ्रिजरांट कहा जाता है वो क्या होता है? तो फ्रेऑन होता है। रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरांट यूज किया जाता है जिसे प्रशीतक कहा जाता है वो कौन सा होता है? तो फ्रेऑन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? तो लैक्टोबैलिसिस। ठीक है, लैक्टोबैलिसिस के वजह से ही दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्पफुल करता है? तो लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न, किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी। जब किडनी खराब हो जाता है
इंसान के अंदर, तो ये जो ब्लड से जो अछंछे पदार्थ होते हैं, जो गंदे पदार्थ होते हैं, उसको छान नहीं पाता, अलग नहीं कर पाता है, तब जा कर के जो है बाहर से डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो याद रखिएगा। तो ब्रिक यानी किडनी के खराब हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? वो है सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के उदाहरण है। ठीक है, जिसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। जो बंदूक राइफल होता है, राइफल चलाने पर लगने वाला जो झटका होता है, पीछे की ओर जो झटका लगता है, वो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग के संरक्षण पर। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना इसका सही आंसर है, पर जो कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था। तो नाम याद रखिएगा, हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके वजह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उनके पलायन वेग यानी स्केप वेलोसिटी से अधिक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो उसका क्या वजह है? इसका ये वजह है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो स्केप वेलोसिटी से अधिक है, स्केप वेलोसिटी से अधिक है। इसीलिए क्या है कि चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस एक कोशिकीय शैवाल यानी यूनिसेल्युलर अल्गाए का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? क्लोरेला। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? यानी नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? तो आइसोप्रीन का है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव की जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा कहलाती है। प्लाज्मा द्रव की चौथी अवस्था है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है हॉट वायर आमीटर से किया जाता है। हॉट वायर आमीटर से प्रतिवर्ती धारा की मेजरमेंट की जाती है। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोलराइजेशन यानी ध्रुवन। प्रकाश तरंगों के जो है पोलराइजेशन यानी ध्रुवन के गुण से ही अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार वलय जिसे सर्कुलर रिंग कहा जाता है उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मान कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कोई एक सर्कुलर रिंग है, तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो कहाँ पे होगा? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वलय वृत्त के केंद्र पर होगा, यानी यहाँ पे जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंटर पे पाया जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। जैसे देखिए पीएच स्केल जो होता है इसमें स्केलिंग की होती है 1 से लेकर के 14 तक,
है ना, 1 से लेकर के 14 तक स्केलिंग की होती है, और ये क्या होता है 7 होता है। अगर किसी भी पदार्थ का वैल्यू पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। और 7 के बराबर हो गया पीएच का वैल्यू, अगर 7 के बराबर हो गया तो न्यूट्रल पदार्थ कहलाएगा, ना वो अम्ल होगा ना क्षारक होगा। और अगर पीएच का वैल्यू 7 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा, बेस नेचर का कहलाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, मानव रक्त का पीएच का मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो देखिए 7 से अधिक है तो मानव का जो ब्लड होता है वो किस नेचर का होता है, तो क्षारीय नेचर का होता है, यानी बेस नेचर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, यूजफुल लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को भला हो सके, बेनिफिट मिल सके। एक सप्ताह के अंदर में जो है मैं 1500 जनरल साइंस के क्वेश्चन करवा दूंगा, जो कि काफ़ी यूजफुल होगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। अगला प्रश्न क्या है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है, तो कार्बन है। हीरा क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है। अगर खनिज की स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो डायमंड है वो क्या होता है, ये कार्बन के एलोट्रॉप है, ठीक है, कार्बन ही है। अगला प्रश्न है, ग्रह गति जिसे प्लैनेटरी मोशन कहा जाता है, उसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो केपलर ने किया था। किसके द्वारा किया गया था, केपलर जी के द्वारा किया गया था। प्लैनेटरी मोशन का जो सिद्धांत था वो केपलर जी ने दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा केपलर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम ये न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जिसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो इसका उत्तर क्या होगा, रदरफोर्ड जी के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो पानी। पानी एक ऐसा पदार्थ है पृथ्वी पर जो कि तीनों अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, और गैस में भी पाया जाता है। आप पूछेंगे कैसे, तो जब पानी बर्फ़ बन जाता है, आइस का फॉर्म होता है, तो क्या होता है, सॉलिड होता है। लिक्विड तो आपको पता ही है, जो द्रव अवस्था में होता है। और गैस, गैस की अवस्था में भी पाया जाता है। जब वाटर को बॉयल करते हैं तो वेपराइज होता है, तो वेपराइज जो होता है उसमें भी जो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो किस फॉर्म में होते हैं, वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो पानी पृथ्वी में पाए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी और गैस में भी होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो हीरे के संबंध में कैरेट का मतलब क्या होता है, हीरे के भार का मात्रक, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड होता है। कैरेट क्या होता है, तो ये वेट ऑफ डायमंड होता है। जैसे बोला जाता है ना, गोल्ड के बारे में भी बोला जाता है कि गोल्ड कितने कैरेट का है, तो उसी तरीके से जो है कैरेट हीरे के संबंध में क्या है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड है, यानी हीरे के भार का मात्रक है। तो याद रखिएगा, कैरेट इज ए यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लैप होता है, तो जिंक का लैप चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है भारत में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन में उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है,
क्वेश्चन क्या है? 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान साइंटिस्ट का जन्मदिन है? तो सीवी रमन जी का है। सीवी रमन जी का जो डेट ऑफ बर्थ है, जो जन्मदिन है 7 नवंबर 1888। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलकंड के लिए किया जाता है। आयोडीन युक्त नमक अगर आप नहीं खाएंगे, जब आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर जो होता है, इसका मुख्य काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। और एक होता है डायनमो। क्या होता है? एक होता है डायनमो। तो डायनमो का क्या काम होता है? डायनमो का जो काम होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनमो। और विद्युत मोटर जो होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दोनों में ये अंतर है, याद रखिएगा। डायनमो जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और विद्युत मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासोम कहलाती है। क्वांटासोम कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी जो है, औसत घनत्व, वो कितना है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर घन सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है पृथ्वी का औसत घनत्व है। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सूर्य जो है हमेशा पूरब की ओर ही क्यों, पूरब की ओर से ही क्यों निकलती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का किया जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? पोटोमीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? क्या पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी में जो विटामिन के होता है, उसका निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कोलन में होता है, बैक्टीरिया द्वारा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विटामिन के जो होता है ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर बनता है? कोलन में बनता है, और बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है, डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर जो है एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। डार्क एवेंजर एक खास प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का किया जाता है। फाइकोलॉजी विज्ञान की एक ऐसा शाखा है, एक ऐसा ब्रांच है जिसमें शैवाल के बारे में स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12, जिसे कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स विटामिन। तो कॉम्प्लेक्स विटामिन यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न, मेनिंजाइटिस
नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो शरीर का मस्तिष्क भाग जो होता है वो प्रभावित हो जाता है मेनिंजाइटिस रोग में। अगर आपको मेनिंजाइटिस रोग हो जाएगा, जिसे तानिका शोथ कहा जाता है, तो इस बीमारी में ह्यूमन का जो मस्तिष्क होता है वो प्रभावित हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति। मानव के शरीर में जो है हिपेरिन बनता है, हिपेरिन की उपस्थिति होती है, जिसके वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का नहीं बनने का जो है प्रमुख कारण क्या है मानव शरीर में? तो हिपेरिन की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन द्वारा। किसके द्वारा होता है? कन्वेक्शन के द्वारा। जब बॉयल करते हैं वाटर को, हम लोग बॉयल करते हैं, ठीक है, मान के चलिए क्या होता है, बॉयल करते हैं, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, नीचे से हम क्या दिए, हीट दिए, आग जलाए, तो क्या होगा, पहले वाटर के जो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो गर्म होंगे, फिर ये हीट ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स को, फिर वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे हीट ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल को। इस तरीके से जो है हीट का क्या होता है, कंडक्शन होता है, हीट का कंडक्शन होता है। तो किस मेथड से हो रहा है? इस तरीके का जो मीडियम होगा, हीट का जो ट्रांसफ़र होगा उसको बोला जाता है कन्वेक्शन मेथड, कन्वेक्शन मोड, कन्वेक्शन मोड। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन क्या कहलाती है? तो गेरियाट्रिक्स कहलाती है। जो बुजुर्ग होते हैं, वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन क्या कहलाता है? तो गेरियाट्रिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी, ग्लूकोज की कमी होगी तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया नामक बीमारी हो सकती है। अगला प्रश्न है, HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स फैलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एड्स होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो प्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पीत का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पीत का जो निर्माण होता है वो शरीर के किस भाग में होता है? तो लीवर में होता है। लीवर में पीत का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। एस चंद्रशेखरन जी के द्वारा कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र नहीं होगा, यह ब्लैक होल काला छिद्र जो होगा, टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो जाता है, इसका राइट आंसर होगा एस चंद्रशेखरन। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालामिन क्या है? साइनोकोबालामिन क्या है? तो ये विटामिन B12 है, और विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स विटामिन B12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है, कोबाल्ट विटामिन पाया जाता है। तो साइनोकोबालामिन क्या है? एक तरह का विटामिन B12 है। अगला प्रश्न है, टेट्राब्यूटाइलेट जिसे तेल कहा जाता है TL, पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो टेट्राब्यूटाइलेट क्यों मिलाया जाता है पेट्रोल में? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग को कम करने के लिए। एंटी नॉकिंग क्या होता है?
जो गाड़ी में जो पेट्रोल डाला जाता है तो देखते होंगे ख़राब क्वालिटी का जो तेल होता है जिसमें टेट्राब्यूटाइल लेड की कमी होती है तो उसमें जो है नोकिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे खटखट खटखट की जो आवाज़ होती है ना वो उत्पन्न हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए टेट्राब्यूटाइल लेड यानी TEL का इस्तेमाल पेट्रोल में किया जाता है ताकि एंटी नॉकिंग रेटिंग को एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाया जा सके, यानी नॉकिंग रेटिंग को कम किया जा सके। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक होती है क्यों होती है? तो ये होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हीरे की जो चमक होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है तो उसको किससे नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे ह्यूमिडिटी मापी जाती है। ह्यूमिडिटी मापी जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने वाले डिवाइस यंत्र का क्या नाम है? हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। याद रखिएगा, रेटिना पर जो भी इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? पोलियो का जो टीका है सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसके उत्तर जो है जोनस सालक के द्वारा ही जो है पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संगठक मीथेन है। मीथेन गैस जिसे CH4 कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गोबर गैस का मुख्य संगठक मीथेन गैस है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। क्वांटोसोम कहलाती है। अगला प्रश्न है, न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, न्यूटन पर केजी जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी यानी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का है। त्वरण का यूनिट क्या होता है? वो होता है न्यूटन पर केजी होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एक्सेलरेशन यानी त्वरण। अगला प्रश्न है, गैटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा आयोडीन की कमी के कारण। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो गैटर नामक रोग शरीर में होने की संभावना बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, गैटर नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है वायरोलॉजी यानी वायरस संबंधित होगा। तो याद रखिएगा, वायरोलॉजी में वायरस का स्टडी किया जाता है, अध्ययन का किया जाता है, जिसे विषाणु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी जो है हमारे शरीर को इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक जिसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है वो कितना होता है? तो 80 मिमी पारे होता है, यानी जो ह्यूमन होता है जो हमारे ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जैसे होता है ना बीपी जो बोला जाता है, नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80 होता है। 120/80 होता है। तो 120 क्या है? 120 जो है सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर है। और 80 क्या है? ये जो है डायस्टोलिक प्रेशर है। डायस्टोलिक
प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर। और एक स्वस्थ व्यक्ति का जो नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80, तो 120 क्या सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, समान व्यक्ति के अनुशीलक यानी डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो 80 मिमी पारा होता है, यानी 80 मिमी पारे यानी Hg इतना होता है, 80 mm Hg जो होता है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बनने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का अधिक विचलन होता है। जो प्रिज्म होता है इसमें किस रंग का अधिक विचलन होता है, तो बैंगनी रंग का अधिक विचलन होता है। अगला प्रश्न है, कैलोमल क्या होता है, तो कैलोमल क्या होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, जिसका केमिकल फार्मूला Hg2Cl2 होता है। तो याद रखिएगा कैलोमल क्या होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, जिसका केमिकल फार्मूला ये है। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है, जिसे HGS कहा जाता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो जो सिंदूर होता है, सिंदूर से सभी लोग देखे होंगे, परिचित होंगे, तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, जिसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो HGS होता है। अगला प्रश्न है, झूठा सोना कहलाता है, जिसे फूल्स गोल्ड कहा जाता है, फूल्स गोल्ड। तो झूठा सोना कहलाता है, प्राकृतिक में इसका उत्तर क्या होगा, प्राकृतिक में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाराइड्स। तो झूठा सोना जो होता है वो क्या होता है, प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड और आयरन पाराइड्स हैं। अगला प्रश्न है, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस में जो पाया जाता एंजाइम है उस एंजाइम का क्या नाम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ट्रिप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है, तो पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, तो पेप्सिन एंजाइम इसका सही आंसर हो, पेप्सिन एंजाइम। जो इंस्टेटाइन होता है, जिसे हिंदी में आंत कहा जाता है, तो ह्यूमन बॉडी में जो आंत होता है उसमें प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए कौन उत्प्रेरक होता है, तो पेप्सिन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोडी क्या है, एस्ट्रोडी क्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। एस्ट्रोडी क्या है, तो एस्ट्रोडी जो है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण यह है कि ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। ध्रुव तारा जो होता है आकाश में एक ही जगह पर दिखाई देता है, लेकिन जो दूसरे तारे होते हैं ऐसा नहीं दिखाई देता। इसका कारण क्या है, क्योंकि ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में ही स्थित होता है, जिसकी वजह से ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, जबकि दूसरे तारे जो है एक ही स्थान पर दिखाई नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, स्पंदन करता है, तो 72 बार। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका हार्ट जो होता है 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है, कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। अगला प्रश्न है, सिफिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं, देखिए नाम क्या है इस यंत्र का, सिफिग्नोमैनोमीटर। सिफिग्नोमैनोमीटर से
क्या मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। लैंडस्टीनर जो थे 1902 में जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी खोज की थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप खोज करने वाले कर्ता का नाम क्या है? तो लैंडस्टीनर था। और ये कब खोज किए थे? 1902 में। अगला प्रश्न है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र के जल जो होते हैं आप देखते होंगे कि देखने में नीला दिखाई पड़ता है, और इसका कारण क्या है? तो जल के जो कण होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन होता है। तो प्रकाश के जो प्रकीर्णन होते हैं उसी की वजह समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन गैस का। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, कंपाउंड है? तो नाइट्रोजन गैस का। अगला प्रश्न, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जो है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? क्या क्वेश्चन है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है जिसे विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मैडम क्यूरी। और कब इसे मिला था? 1930 में। किसके लिए दिया गया था? भौतिक विज्ञान के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो मैडम क्यूरी जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये विश्व की प्रथम महिला थी जिसे विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और विज्ञान के कौन सा क्षेत्र था? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इसे दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पानी में जब हम लोग सुई डुबाते हैं तो वो डूब जाता है, लेकिन इतना भारी भरकम वाला जो जहाज होता है, समुद्री जहाज, वो तैरते रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है। देखिए, जहाज जो होता है क्यों तैरता रहता है? जैसे मान के चलिए कोई जहाज है, ठीक है, और नीचे क्या है? समुंदर है, पानी है। तो तो जहाज का जो भार है, तो जहाज का जो भार है, तो भार के बराबर ही क्या करता है? पानी को हटाता है। तो वही उत्तर बताया जा रहा है। जहाज के डूबे हुए भाग से जो हटाए गए पानी का जो भार होता है वो बराबर होता है, इसीलिए जहाज तैरता रहता है जबकि सुई जो है डूब जाता है। सुई इसलिए डूबता है क्योंकि सुई के द्वारा जो पानी हटाया जाता है, जो भार होता है वो कम होता है, इसलिए सुई डूब जाता है और जहाज तैरता रहता है। तो फिर से एक बार समझिए, जहाज के द्वारा जो जहाज के भार के द्वारा जो हटाया हुआ पानी होता है उसका भार के बराबर होता है, इसीलिए जहाज फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, जबकि सुई डूब जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A। इनसेट 2A जो है ये भारत का स्वदेश यानी खुद से बनाया हुआ उपग्रह है, और ये पहला उपग्रह है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, विटामिन डी का निर्माण होता है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, विटामिन डी का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है, हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। हेली पुच्छल तारा जो है, जिसे हेली कमेट कहा जाता है, वो प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष। अगला प्रश्न, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रासरवि, जिसे अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। तो अल्ट्रासोनिक तरंग की वजह से ही, इसी के मदद से चमगादड़ जो होते हैं बेट्स, वो रात में आसानी से सुरक्षित तरीके से उड़ पाते हैं। तो याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक यानी प्रासरव तरंगों की मदद से। अगला प्रश्न है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है। HIV वायरस की वजह से कौन सा होता है? एड्स की बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो रक्त का ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो थक्का जमना थोड़ा कम हो जाएगा। तो विटामिन के की वजह से ही जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है किसका है? तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश की मात्रक है, चार्ज का। अगला प्रश्न है, लॉफिंग गैस क्या है? लॉफिंग गैस क्या है? तो इसका उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लोह कवर में रखकर। लोह कवर में रखकर जो है बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, बचाई जाती है। अगला प्रश्न है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन होता है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो परमाणु बिजली घरों में किस तरीके का अभिक्रिया होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे न्यूक्लियर संलयन कहा जाता है, यानी नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अगला प्रश्न, जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? जी किरणों पर किसी भी तरीके का कोई आवेश नहीं होता। तो याद रखिएगा, जी किरणें जो होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, कोई भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किसके लिए होता है? रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण जो विधि है, मेथड है, वो किसके लिए उपयोग होता है? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। जो जीवाश्मों की जो लाइफ एज होती है, वह आयु होती है, उसी को पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, किडनी। किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो ब्लड को साफ करता है, ब्लड में जो भी गंदगी होता है उसको फिल्टर करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? तो जलीय पौधों को। जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है, हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन्फानाइट बनते हैं। अगर दो समांतर दर्पणों के बीच अगर कोई वस्तु रखते हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे उस वस्तु के? तो इन्फानाइट जो है इमेज बनेंगे। अगला प्रश्न, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब सबसे चमकीला होता है। अगला प्रश्न, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? देखते होंगे, अगर कोई जल से भरा हुआ कंटेनर है, ये क्या है? ये वाटर है।
और जब हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऑयल ऐड करते हैं, तो ये जो है ऑयल जो होता है इसमें फैल जाता है। ऑयल क्या होता है, फैल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये कारण पूछा गया है। तो इसका कारण क्या है, इसका सही उत्तर है तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है जल की अपेक्षा कम होने के कारण। तेल का जो सरफेस टेंशन होता है, ऑयल का सरफेस टेंशन जल की अपेक्षा कम होता है, जिसके वजह से जल के ऊपर फैल जाता है। तो याद रखिएगा, सरफेस टेंशन जो है ऑयल का, तेल का कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर, जिसके वजह से तेल जल के ऊपर फैल जाता है। अगला प्रश्न है, पेंसिल का लेड होता है, पेंसिल का जो लेड होता है, पेंसिल में जो जिससे आप लिखने का काम करते हैं, ठीक है, पेंसिल का जो लेड होता है जिससे आप लिखने का काम करते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क, और ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का एक अपरूप है जिसे एलोट्रॉप कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है। तो सड़क पर चलना आसान होता है लेकिन बर्फ़ पर चलना आसान नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बर्फ़ पर फ्रिक्शन की कमी होती है, यानी घर्षण कम होता है। बर्फ़ में देखते होंगे जो आइस होता है उसमें सरफेस स्मूथ होता है, और स्मूथ होने की वजह से उसमें घर्षण कम होता है, जिसे फ्रिक्शन कहा जाता है। तो घर्षण कम होने की वजह से बर्फ़ पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है और सड़क पर चलना आसान होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे घर्षण अधिक होता है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। देखते होंगे जो लोलक घड़ियाँ होती है वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। तो इसका क्या कारण है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में जो होती है लोलक की जो लंबाई होती है, लोलक की जो लोलक जो होता है, जो मटेरियल से बनाए जाते हैं, वो मटेरियल गर्मियों के दिनों में एक्सपांड हो जाते हैं, थोड़ा सा फैल जाते हैं, जिसके वजह से उसकी लंबाई बढ़ जाती है। और यही वजह है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि इसकी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो लंबाई बढ़ने की वजह से उसका जो आवर्तकाल होता है वो भी बढ़ जाता है। अगर लंबाई बढ़ेगा तो उसका आवर्तकाल भी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से लोलक घड़ियाँ सुस्त हो जाती है गर्मियों के दिनों में। अगला प्रश्न है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है। जनरली देखा जाए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जब ऊंचे स्थान पर जाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर भी पानी उबलने लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होने का कारण ये है कि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से अधिक ऊंचाई पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर पर बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो जस्ता और तांबा का। पीतल किसका एलॉय है, एलॉय जिसे मिश्र धातु कहा जाता है। तो पीतल जो है जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है, याद रखिएगा। इस तरीके से लगभग 100 प्लस इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।